माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड इसके बारे में हम डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री जो हमारी कंट्री में है, कितना सारा जो वैल्यूएबल मटेरियल वो हमारे लिए प्रोड्यूस करती है, ये आप जानोगे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है इस वर्ड की डेफिनेशन और रियल मीनिंग सबसे पहले ये जानते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है किसी भी रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जब आप तब्दील कर देते हो, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर देते हो, तो इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। जैसे कि आपके पास पेंसिल होगी जिससे आप लिखते हो, ठीक है, वो जो पेंसिल है वो वुड से बनती है। ठीक है, तो वुड से पेंसिल बनाने तक का जो प्रोसीजर होता है, वुड एक रॉ मटेरियल है, वहाँ से पेंसिल बनाने तक के जो प्रोसीजर है उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। कि भाई एक फैक्ट्री है, उसने रॉ वुड से हमारे लिए पेंसिल मैन्युफैक्चर कर दी। सिंपल इस प्रोसेस को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। हमारे वर्ल्ड में, हमारी लाइफस्टाइल में हम बहुत सारे डेली डे टू डे प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं उनमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर रखी होती है। ये टीवी भी जो आपके सामने चल रहा है, एसी आपके घर में इधर चल रहा होगा, मिक्सी जो चलती है, जो मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास है, उसका एक एक पार्ट को बनाने में ही पता नहीं किस किस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती होगी। कि भाई इसका जो है कैमरा है उसके लिए और चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, भाई तुम्हारे घर में जो टेबल है उसके लिए लकड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, घर में टीवी लगा है उसमें जो उसमें आयरन वाला चीज़ होगी, आयरन कहीं से मैन्युफैक्चर होगा। तो पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज़ अ वेरी हाई स्केल, बहुत हाई स्केल पे चलता है ये, और इसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। बिकॉज हमें जो क्या चाहिए, अब हम प्रिमिटिव एज में नहीं रह रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। वी नीड सो मेनी थिंग्स आर लाइफ, तो मैन्युफैक्चरिंग तो चलती रहती है भाई। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इंडिया में क्या क्या हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल को आप एक यूजफुल प्रोडक्ट में बना रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग। वैसे वुड का काम क्या, वुड से आग जला सकते हो, यू कैन मेक फूड, फायरवुड की तरह आप यूज़ कर सकते हो। बट क्या वुड का खाली वो यूज़ है? नहीं दीदी, हम फर्नीचर बना सकते हैं, पेंसिल बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, और भी तो डाइवर्सिफाइड यूज़ है वुड के। वो कैसे होंगे? ऐसे थोड़ी वुड अपने आप कहेगी यार मेरा पेपर बनने का मन है, भाई यार मुझे पेंसिल बनना है। नहीं, वो तो हमें करना पड़ेगा ना, ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी चीज़ के प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब एक चीज़ और ऐड करनी है आपको इस मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में, कि मैन्युफैक्चरिंग हम तब कहते हैं जब कोई भी काम हो रहा हो लार्ज क्वांटिटी में। 2-3 पेंसिल बनाने को नहीं, मतलब कि पूरी की पूरी पेंसिल की फैक्ट्री है, 100 150 डब्बे एक दिन के बन रहे हैं, 2 हज़ार 3 हज़ार 10 हज़ार डिब्बे पेंसिल के एक दिन में बन रहे हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। वो इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री लेवल में काम होता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है किसी को कि हाँ तुम घर पर मैन्युफैक्चर कर लो, या फिर कोई नहीं। जितना इकोनॉमिकल तभी पड़ता है, किफ़ायती तभी होता है जब आप लार्ज स्केल पे करोगे। तो ज़्यादातर लार्ज स्केल पे हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे पेपर बनता है वुड से, शुगर बनती है शुगर केन से, आयरन एंड स्टील निकलता है आयरन की ओर से। जो आयरन जो हमारा सरिया जो हमारे घर बनने में यूज़ होता है, स्टील जो है जिससे हमारे बर्तन बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में आयरन स्टील यूज़ होता है, तारों के अंदर। ये सब कहाँ से निकलते हैं? ज़मीन के अंदर माइनिंग होती है, बड़े बड़े आयरन ओर निकलते हैं। ठीक है, फिर वो आयरन ओर एक रॉ मटेरियल माना जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके आयरन बनाया जाता है, सिल्वर बनाया जाता है। ये सब के प्रोसेसिंग को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट का एक बड़ा सा ओर होता है, इसका पूरा एक प्रोसेस आप पढ़ोगे आज कि कैसे बॉक्साइट के ओर से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो पूरा एक्सटेंसिव लेवल पे हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब बात पढ़ेंगे हम कि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है। दीज बोथ आर इंटरकनेक्टेड। बचपन में हम पढ़ते आए हैं, देयर आर प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब जिसपे प्राइमरी गुड्स जो रॉ मटेरियल है वो हम जो है बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में रॉ मटेरियल्स बनाए जाते हैं, प्राइमरी गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर उसमें आता है, माइनिंग आता है, एनिमल हस्बेंड्री आती है। सेकेंडरी एक्टिविटी सेकेंड टाइप की हमारी एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो रॉ मटेरियल जो प्राइमरी एक्टिविटी में निकाला था, उससे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। इन टर्शियरी एक्टिविटी में क्या होता है कि जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपके पास आया है उसे जनता तक पहुंचाओगे कैसे? टर्शियरी एक्टिविटी में आता है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आगे तो अगर आप जब क्लास 12 में आगे ज्योग्राफी पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्टिविटी के बाद चौथी और पांचवी एक्टिविटी भी होती है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग आता है सेकेंडरी एक्टिविटी के तहत। जब भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो कहीं पे तो आप समझ जाना कि ये सेकेंडरी एक्टिविटी का काम है। ठीक है,
इन सेकेंडरी एक्टिविटी प्राइमरी मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड इनटू फिनिश गुड्स या फिर आपका वैल्यूएबल प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, और यही होता है मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग एक टाइप की सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, ठीक है। जो भी कंट्री होती है, जब उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जाननी हो ना कि भाई वो कितनी डेवलप्ड है, जैसे हम कहते हैं भाई चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है, चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि चाइना की इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग है अभी भी। अब आज से कुछ समय पहले अगर आप देखो तो आप अपने घर में देख सकते थे कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको नॉर्मली डे टू डे आइटम्स अपने मिल जाएंगी मेड इन चाइना। क्यों? क्योंकि उनकी इंडस्ट्री से हमारे यहाँ तक एक्सपोर्ट होकर आ रहा था और भी देशों में जा रहा था, तो वहाँ की इंडस्ट्रीज उनकी स्ट्रांग हो रही थी। बट फिर हमारी इंडस्ट्रीज भी बहुत स्ट्रांग है आज के समय पे। हमारी कंट्री में जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, वहाँ से हमने इंडस्ट्रीज को पकड़ा कि भाई अब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। जब इंडस्ट्रीज ग्रो होती है ना किसी कंट्री की इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बढ़िया है, तो वो कंट्री की बैकबोन की तरह काम करता है। जिसका जितनी बढ़िया इंडस्ट्री, जितना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये सेकेंडरी है ना। आप ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का क्या करोगे जब तक आपके पास वैल्यूएबल गुड प्रोडक्ट नहीं होगा। एंड अगर वैल्यूएबल गुड प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, रॉ मटेरियल कई बार दूसरी कंट्री से भी खरीद लिया जाता है, तो इंडस्ट्रीज होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, बट इंडस्ट्री अपने यहाँ पे लगाने का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो हर कंट्री चाहती है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगे, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि इन मैन्युफैक्चरिंग करने के या अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने आपको बता दिया बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का नापा ही इससे जाता है कि क्या है, जैसे आप लोगों को मार्क्स देखे जाते हैं आपके कि भाई कितने मार्क्स आए, वैसे ही एक कंट्री को अगर आपको जज करना हो डेवलपमेंट के लेवल पे, तो देखा जाता है कि इनका कैसी इंडस्ट्रियल इनका स्ट्रक्चर है। हेल्प्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और सिर्फ ये नहीं है कि इंडस्ट्री जो है कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, इवन एग्रीकल्चर को मॉडर्न करने में भी अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी हेल्प करेगी। जैसे इंडस्ट्री में बड़े नए नए इनपुट्स, भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर बनने शुरू हो गए, इनपुट्स वाली इंडस्ट्री में बढ़िया बढ़िया ऐसे इनपुट्स बनने शुरू हो गए जो फार्मिंग में हेल्प करेंगे। केमिकल इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर बनने बढ़िया शुरू हो गए जो फार्मिंग में मदद करेंगे। तो जब हम इंडस्ट्री बढ़िया करते हैं तो एग्रीकल्चर को भी उसका फ़ायदा पहुँचता है। और सेकेंडली जो मैं आपको बताऊँ एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से, कि भाई हमारी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, बिकॉज जो है उनके यहाँ बहुत समय से वो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। आज के समय पे वो लोग डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है, यानी कि भैया ये है एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इतनी कमाई हो नहीं रही है, ऐसा होता है कि बस कुछ काम है नहीं, बस दे आर विजिबल ऊपर से कि बस दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। अगर हम इंडस्ट्री ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ से एग्रीकल्चर से प्रेशर थोड़ा कम हो के लोग इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी थर्ड थिंग इज़ हमें ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्रीज़ लगाएं, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो भाई रॉ मटेरियल की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा लोग होंगे तो हमारा भला होगा। और अगर इंडस्ट्रीज़ होगी तो फिर हमें टर्शरी सेक्टर में भी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो तब भी हमारा भला होगा। तो भाई इंडस्ट्री अगर आप लगा रहे हो बढ़िया सी, तो हर जगह में जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन पॉवर्टी, मैं आपको समझा चुकी हूँ। जब लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कमाई होगी, पैसा होगा, तो पॉवर्टी अपने आप कम होगी। पब्लिक एंड जॉइंट इंडस्ट्रीज आर मेड देयरफॉर टू डिक्रीज रीजनल इनइक्वालिटी इन ट्राइबल एंड अर्बन एरिया। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, पब्लिक इंडस्ट्रीज लगाती है। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इंडस्ट्रीज लगाती है, जॉइंट इंडस्ट्री की कोई प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लगाती है। क्योंकि कई बार ना लोग इंडस्ट्री कहाँ लगाते हैं, जो पहले से ही बड़ी अच्छी खासी जगह है ना, बढ़िया शहर है, 5-6 इंडस्ट्री ऑलरेडी है, चलो 6 यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है, बढ़िया तो वहाँ पे भी होगा। बट कई बार क्या होता है, वो एरियाज जहाँ पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी, जहाँ पहले जो है ज़्यादा अब डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि गवर्नमेंट जब भी अपनी कोई इंडस्ट्री लगाए वो ऐसी स्टेट में जाके, ऐसे शहर में जाके लगाए जहाँ पहले इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही किसी जगह में इंडस्ट्री पहुँचती है इसमें डेवलपमेंट पहुँच जाता है। इमेजिन करो एक खाली शहर है, 5-6 हज़ार लोग रहते हैं, आप समझो उसके अंदर, वहाँ अगर इंडस्ट्री लग, ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, वहीं पास में अगर इंडस्ट्री लग जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे और लोग भी रहने आ जाएंगे। गांव के जो लोग एग्रीकल्चर में थे, कुछ लोग इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे, इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करेंगे, पैसा थोड़ा ज़्यादा कमाएंगे, कल को वहाँ उनकी लाइफस्टाइल बढ़ेगा। वो कहेंगे अच्छा बच्चों के लिए अच्छा स्कूल खुल जाए, स्कूल बन जाएगा वहाँ, फिर हॉस्पिटल भी खुल जाएगा, पोस्ट ऑफिस भी खुल जाएगा, कल को बैंक भी खुल जाएगा, फिर एंटरटेनमेंट के लिए पार्क, सिनेमा हॉल सब खुल जाएगा। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ लगती हैं वैसे वैसे अर्बनाइजेशन शहरों के बनने की भी शुरुआत होती है। तो इसलिए हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि तरक्की करने के लिए हम लोग नई से नई इंडस्ट्रीज़ लगाएं अलग अलग जगहों पे। ऐसा नहीं जो स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है वहीं लगाते रहें,
ठीक है। तो इसलिए कई बार गवर्नमेंट कोशिश करती है वहाँ इंडस्ट्री लगाने की जहाँ पे पहले इंडस्ट्री नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज, अब भाई हम इंडस्ट्रीज़ में गुड्स बनाएं और उन्हें अगर बाहर बेचें बाहर के देशों को तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर्स आएंगे हमारे पास जब हम उन्हें बेचेंगे तो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज देयर फॉर वेरी वैल्यूएबल। एंड में आंसर ऐसे करोगे इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, इसलिए हमारी कंट्री को अभी भी बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को और बढ़ावा दें, ठीक है। तो चलो आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का कनेक्शन। अब देखो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर अकेला बिल्कुल ठीक है और इंडस्ट्री अकेली बिल्कुल ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को पूरे प्रॉपर वे में मदद करती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की अगर आप बात करो, देयर आर मेनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। क्या है, जैसे ऑयल सीड वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तेल जो बनता है सरसों का तेल, ये सब वाले तेल जो बन रहे हैं, कोकोनट ऑयल बन रहा है, कैस्टर ऑयल, ये सब इंडस्ट्रीज़ का, ग्राउंड नट ऑयल, इस सब इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल क्या है, वो जो बीज है, और ऑयल सीड्स हो गए। ऑयल सीड कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर से। तेल बनेगा कहाँ पे, रिफाइनरी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। तो दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है तो वहीं पे इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को अच्छे इनपुट प्रोवाइड करते हैं। भाई इंडस्ट्री में पीवीसी पाइप्स बने, इंडस्ट्री के अंदर बढ़िया बढ़िया फर्टिलाइज़र बने, पेस्टिसाइड बने, इरिगेशन के लिए पंप बने, वो इंडस्ट्री बना रही है जिससे एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर बढ़िया बढ़िया रॉ मटेरियल इसको देता है। तो दीज बोथ गो इन हैंड, ठीक है। इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो हेल्प टू डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का भी जो प्रेशर होता है एग्रीकल्चर पे वो भी डिक्रीज करने में हेल्प करता है हमारा इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो ये ग्लोबलाइजेशन का एरा है कि भाई सब देश आपस में कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, इंडस्ट्रीज शुड मैच द क्वालिटी विद द इंटरनेशनल मार्केट। अब ये देखो, ये नहीं है कि बस हम अपनी इंडस्ट्रीज लगाती रहे। आजकल क्या है भाई, इतनी सारी चीज़ों में आपने पढ़ा ना, चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर, किसी में हमने ब्राज़ील पढ़ा, किसी में कोई, किसी में कोई, तो भैया हमें बनना है सबका लीडिंग प्रोड्यूसर। तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट आ रहा है ना उसकी क्वालिटी को बहुत बेहतरीन करना होगा। तो नीड ऑफ द आवर हमारे पास क्या है, इंडस्ट्री भी लगाओ और बेहतरीन क्वालिटी की लगाओ, ठीक है। इंडस्ट्रीज हमें लगाने की जरूरत है, तो चलो पढ़ते हैं कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर रखा होता है अलग अलग लेवल पे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम एक इंडस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं कि हाँ भाई ये कैसा रॉ मटेरियल इसमें यूज हो रहा है, जैसे कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है या फिर मिनरल बेस्ड है, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब कि क्या चीज़ को आगे वो प्रोड्यूस करेगी। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाती है वुलन वाली, जूट इंडस्ट्री, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन जो शुगर वगैरह बनाती है शुगर केन से, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल वाली एग्रो बेस्ड हो गई, और मिनरल रॉ मटेरियल वाली होती है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आती है आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, ठीक है, और साथ ही के साथ में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इनके रॉ मटेरियल क्या हुआ, मिनरल, जो ज़मीन में धरती को खोद के निकाल जाते हैं मिनरल, उनसे ही आगे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, कि जो फाइनल प्रोडक्ट ये बना रहे हैं उसका क्या रोल है, ठीक है। जैसे कि एक इंडस्ट्री उसने बनाया टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का रोल क्या है, ब्रश करने के लिए, हमारे दांतों को साफ करने के लिए हमारे काम आता है। ये कंज्यूमर गुड्स है, डायरेक्टली हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है, तो ये आता है कंज्यूमर इंडस्ट्री में टूथपेस्ट। वहीं पे कुछ होती हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। जैसे ये तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर पे टीवी जो तुम्हारा चल रहा होगा उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे होंगे, वो पार्ट्स तुम डायरेक्टली कंज्यूम करते हो नहीं ना, तो वो टीवी के अंदर के जो पार्ट्स तो फिर भी कहीं बनते होंगे, तो वो आ गए आपका बेसिक और की इंडस्ट्री में। तुम्हारी गाड़ी चलती है, गाड़ी तो तुम्हारा कंज्यूमर गुड है, ठीक है, तुम चला रहे हो गाड़ी को एंड यू आर यूटिलाइजिंग इट, बट गाड़ी के अंदर भी तो बतेरे पार्ट्स लगते हैं, तो वो क्या है, वो है आपका बेसिक और की इंडस्ट्री का पार्ट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल पे क्या होती है, बेसिक और की इंडस्ट्री या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जैसे कि आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। इसमें आता है आयरन, स्टील, कॉपर। जैसे कि आप बात करो आयरन ना, ऐसा नहीं होता लोहा, तुम लोहे के सरिये देखते हो, लोहे की रॉड देखते हो, लोहा कोई ऐसा डायरेक्टली नहीं निकल जाता है, लोहे को पहले लोहे के ओर में से, आयरन के ओर में से निकालना पड़ता है। एल्यूमिनियम फॉइल जो आप यूज़ करते हो, वो एल्यूमिनियम डायरेक्टली हमारे को ऐसा नहीं मिल जाता है ज़मीन में से, हमें प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू एल्यूमिनियम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम बना रही है इंडस्ट्री, आयरन बना रही है,
वो होती है बेसिक और की इंडस्ट्री, क्योंकि वो हमारे लिए एल्यूमिनियम बना रही है, हम डायरेक्ट एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करेंगे, फिर वो एल्यूमिनियम फॉइल वाले में जाएगा, वो फॉइलें बनाएंगे, तारे बनाएंगे, वट एवर दे विल मेक। तो ये बेसिक की इंडस्ट्री है। बट कंज्यूमर इंडस्ट्री डायरेक्ट चीज़ें बनाती है, शुगर बनाया, टूथपेस्ट बनाया, पेपर बनाया, ये सब हमारे लिए वो लोग बना रहे हैं, ठीक है। की इंडस्ट्री कौन सी हो गई, जो हमारी आगे की जो चीज़ें बनती है उसका लिए बेसिक चीज़ें बनाती है। जैसे कि अगर गाड़ी बननी है, मशीन बननी है कोई, तो उसमें लोहा तो लगेगा ना, तो वो जो लोहा बना रही है इंडस्ट्री, वो बेसिक इंडस्ट्री में आ गई। ये रही आपके सामने एग्जांपल। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे भी होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसका मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर कौन है इंडस्ट्री का, इस पे भी क्लासीफाई हम करते हैं। एक होती है पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट की होती है, इसका एग्जाम्पल है BHEL और SAIL, और भी बहुत होते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जो प्राइवेटली लोग, इंडिविजुअली लोग जो है या फिर ग्रुप में ओन करते हैं, कि प्राइवेट इंडिविजुअल की है, प्राइवेट ग्रुप की है, जैसे टिस्को, बजाज, डाबर, ठीक है। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट भी होती है और गवर्नमेंट के साथ कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल पर प्राइवेट है या एक जन प्राइवेट हो, इसको हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। फिर आता है ये कोऑपरेटिव सेक्टर, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इसमें 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इंडस्ट्री को रन करते हैं। वो कौन होते हैं, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्कर्स, यानी कि वो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे और वो जो रॉ मटेरियल से गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, दोनों इकट्ठे आके ये काम करते हैं। इससे सबसे ज़्यादा अगर सिंपल एग्जांपल इसका देखो तो होता है शुगर केन इंडस्ट्री। शुगर केन इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर कौन होते हैं, शुगर केन वाले फार्मर जो गन्ना उगाते हैं, ठीक है। और उसको जो गन्ने से उसकी शुगर बनाते हैं वो होते हैं उसके वर्कर्स, जो प्रॉपर उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यहाँ शुगर केन इंडस्ट्री में कोऑपरेटिव सेक्टर चलता है, जो फार्मर्स हैं वही जो है आगे चल के कोऑपरेटिव्स भी रन करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं आगे शुगर केन से शुगर को, ठीक है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ, ठीक है। दे बोथ पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेज प्रोपोर्शनेटली। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड द कॉयर इंडस्ट्री इन केरला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो फार्मर्स है खुद भी जाके इंडस्ट्री में, या फिर जो भी प्रोड्यूसर है और जो मैन्युफैक्चरर है, दोनों साथ में मिलकर रन करते हैं अपने पूरे बिजनेस को, ठीक है। सिंपल एग्जांपल इसका शुगर केन इंडस्ट्री। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम अपने बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ द रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भारी है या फिर इट इज़ वेरी लाइट। हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका रॉ मटेरियल ज़्यादातर आयरन होता है, बहुत भारी भारी आयरन हो गया या वो हो गया स्टील जिसमें भारी भारी यूज़ हो रहा है। एंड वो जो लाइट इंडस्ट्रीज़, वो जो जिनका जो रॉ मटेरियल वो लाइट होता है, जैसे कि इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज़, जो तारे वारे बनाती है ना, उसमें भी यूज़ तो हो रहे हैं गुड्स बट फिर भी लाइट वेट के, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम पढ़ेंगे इंडिया के डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या उगाया जाता है, याद रखना। कॉटन, रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है, फिर आगे कॉटन पूरा उससे धागे वागे बनेंगे, ठीक है। जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री, इसमें ऑयल सीड भी इंक्लूड कर लेना। डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम कौन सी पढ़ेंगे गाइस, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसका रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है। ये इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये ह्यूज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। यहाँ जो रेड बॉक्स में मैंने लिखे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो शॉर्ट आंसर के लिए इसको याद रखना, ठीक है। इससे क्या होता है, इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इससे। साथ ही के साथ में फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है, क्योंकि हमारा जो यान होता है, कॉटन का यान होता है, कॉटन के जो धागे होते हैं उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर भी भेजते हैं, बेचते आए मीटू से, तो उससे हमारे को फॉरेन एक्सचेंज भी हम लोग कमाते हैं। ये एक अकलौती इंडस्ट्री ऐसी है हमारी कंट्री की जो सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट है इन द वैल्यू चेन, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर जो हाईएस्ट वैल्यू का प्रोडक्ट वो हम बनाते हैं, वो हम खुद बना सकते हैं। हमारे पास सारी टेक्निक है कि कॉटन बॉल से कॉटन यान बनाना, यान से जो है धागा बनाना, और धागे से कपड़ा बनाना, कपड़े से जीन्स बनाना, शर्ट बनाना, टॉप बनाना। एवरीथिंग कैन बी डन इन आवर कंट्री वेरी इजीली बाय आवर कंट्रीमैन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है।
कॉटन टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल व प्रोड्यूस बाय हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग, ठीक है, थोड़ा हैंडसम वीविंग हो गया, हैंड वीविंग, ठीक है। तो पहले हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा, एंशियंट टाइम से हम लोग कॉटन की जानकारी है हमें, हम लोग जैसे गांधी जी चरखे पे, पता है आपको, चरखा चला के जो हैंड स्पिनिंग ही तो करते थे, तो हमारे यहाँ पे हैंड स्पिनिंग, हैंड वीविंग इज़ वेरी पर्टिकुलर, ठीक है। आफ्टर 18th सेंचुरी के बाद में पावर लूम्स आ गई थी हमारे यहाँ पे, तो पावर लूम लग के जो है फिर कपड़ा बनाना शुरुआत हो गई, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटबैक मिला था जब मिल मेड क्लॉथ आया था इंग्लैंड से, भाई इंग्लैंड में लग गई मिले, वहाँ पे लग गई पावर से, बैटरी से, वो बिजली से चलने वाली वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई। अब हमारा हैंड स्पिन कपड़ा होता था, महंगा, कारीगरी उसमें होती थी, मेहनत होती थी, वहाँ फैक्ट्री में थोड़ा चीप क्वालिटी का, थोड़ा सा जल्दीबाजी में जो है जो भी बना के वो लेकर आते थे। गरीबी इतनी थी कि लोग मिल के कपड़े खरीद लेते थे, ठीक है, कॉटन मिल के कपड़े, और हमारा जो हैंड से बने हुए कपड़े थे महंगे होते थे, तो वो लोग ना चाहते हुए भी खरीद नहीं पाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, चाहते हुए भी खरीद नहीं पाते थे से, तो इस वजह से हमारे हैंड स्पिन और हमारी हैंड वीविंग की चीज़ों को बहुत सेटबैक पहुँचा, ठीक है। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो हमारी इस्टेब्लिश हुई थी कंट्री में वो हुई थी मुंबई में 1854 में। वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर मैप क्वेश्चन याद रखना। द 2 वर्ल्ड वॉर्स, फिर जब हमारे को ना फिर फ़ायदा हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमारे, वो कब हुआ, जब वर्ल्ड वॉर हुआ शुरू। अब वर्ल्ड वॉर के समय पे जो है इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। अब ब्रिटिशर्स को उस समय पे क्या चाहिए था, कपड़ा वपड़ा चाहिए था बहुत ज़्यादा, और वहाँ इनके भी सोल्जर्स बहुत सारे थे वहाँ पे जंग करने का। थे इंडिया से भी लोग सोल्जर्स लेके जाते थे, हमारे लोग जाते थे ब्रिटेन के लिए लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए। तो उस समय पे जब ब्रिटेन को कपड़े की ज़रूरत थी तो इन्होंने इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा हेल्प करा और बूस्ट अप होने दिया, वरना ये हमें कुछ करने ही थोड़ी देते थे। तो उस समय पे इन्होंने हमें डेवलप होने का मौका दिया, बिकॉज हम कपड़ा बना रहे थे एंड वो कपड़े की इन्हें भी उस समय पे ज़रूरत थी। तो अर्ली कॉटन टेक्सटाइल्स कन्फाइंड इन कॉटन ग्रोन बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो शुरुआती दौर की जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हमारे यहाँ पे है या जो इंडस्ट्री है वो वहीं पे थी, कहाँ पे, महाराष्ट्र में एंड गुजरात। साथ में महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में ही कॉटन को हमने क्यों, कॉटन मिल सबसे ज़्यादा थी, सबसे पहले वहाँ डेक्कन रीजन है, ब्लैक सॉइल है, तो वहाँ कॉटन उगती है आराम से, मार्केट है वहाँ पे अच्छे खासे, वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन, तो जो भी चीज़ बनेगी वो बिक जाएगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ ऑलरेडी थी, पोर्ट भी है, गुजरात का पोर्ट है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए यू हैव ट्रांसपोर्ट। लेबर भी है अच्छी खासी, अच्छा खासा क्लाइमेट भी है, तो इसलिए जो है जो ये कॉटन मिल्स वहाँ लगी गुजरात एंड महाराष्ट्र के एरिया में, तो वो और ज़्यादा जो है अच्छा खासी इन्वायरमेंट था, तो इसलिए वहाँ पे ज़रूर लगी, ठीक है। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड लिविंग टू फार्मर। लिंक्स तो है, वही कॉटन उगाते हैं फार्मर, उनको कॉटन को ये आगे कन्वर्ट करते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, ठीक है। कॉटन बॉल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, जो वर्कर्स एंगेज होते हैं गिनिंग में। जब कॉटन की बॉल में से कॉटन की बॉल जैसे निकाली जाती है तो उसमें थोड़ी थोड़ी डर्ट होती है, कुछ तिनके होते हैं, तो पहले गिनिंग होती है उसकी, फिर स्पिनिंग होती है, गिनिंग करके वो सब एक्स्ट्रा जो डर्ट होती है उसमें से बाहर निकाल ली जाती है। फिर स्पिनिंग होती है, यानी कि स्पिन करके धागा, सूत बोलते हैं उसको, सूती कपड़ा कहते हैं ना कॉटन को, सूत बनाया जाता है। और फिर उस सूत से क्या बनाया जाता है, वीविंग करके कपड़ा बनाया जाता है। फिर उस कपड़े को अलग अलग रंगों में डाई करा जाता है, फिर उसको अलग अलग डिज़ाइन से डिज़ाइन करा जाता है। कोई टॉप पहनेगा, कोई शर्ट पहनेगा, कोई जीन्स पहनेगा, कोई हैट पहनेगा। फिर उसको पैकेज करा जाता है, तो पैकेजर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फिर भाई कल को कपड़ा लिया है तो स्टिच करा रहे हो, टेलर को काम मिलेगा। एंड देन स्विंग, सिलवा रहे हो, उसे स्विंग को काम मिलेगा। तो भाई इससे तो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, फुल पावर पैक इंडस्ट्री होती है ये हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दस द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्री। तो अब अगर आप इसकी डिमांड है तो बाकी बहुत कम जो इंडस्ट्री है वो भी इससे खुश रहती है, सच एज केमिकल, डाई, पैकेजिंग मटीरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हमारे लिए जो है ये कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री में एक कमी है, वो क्या है, देखो हमारे पास ना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है स्पिनिंग में, यानी कि स्पिनिंग होता है यार्न से धागा बनाना, सूत बनाने का जो कला है हमारे यहाँ, जो उसकी इंडस्ट्रीज़ है वो वर्ल्ड क्लास लेवल के बहुत बढ़िया है। अच्छा खासा हमारे यहाँ पे जो धागे है ना कॉटन के, जिससे आगे कपड़ा बनता है वीवो के, वो बहुत बढ़िया हम लोग बना लेते हैं, हाई क्वालिटी यार्न जो है हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। बट गाइस जो वीविंग है ना, जिससे फाइनली यार्न से कपड़ा बनता है, वो हमारे पास इतनी बढ़िया क्वालिटी मतलब बहुत एक्सटेंसिव लेवल की हमारे पास नहीं है। वीविंग हमारे यहाँ पे भी हैंडलूम से होती है, पावर लूम से होती है और मिल्स पे होती है। एंड
वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन हमारे पास स्पिनिंग का तो है, बट वीविंग का जो नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो यान होता है, जो हमारा धागा है, वो हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और उस धागे से हम उतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा वीव नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे धागे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट हमारी वीविंग स्किल्स इतनी बढ़िया नहीं है, इस वजह से हम उस कपड़े को अच्छा इतना नहीं बना पा रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी में लिखा है, इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn प्रोड्यूस इन द कंट्री। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स। तो इसलिए अभी हमारे को ज़रूरत है हम अपनी वीविंग को और बढ़ावा दें। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले महात्मा गांधी की कही हुई बात समझ लेते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी स्पिनिंग या और वीविंग खादी को जो है बहुत ज़्यादा महत्वता देते थे, और उनके महत्वता देने का रीज़न क्या था कि जितनी एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करता है, इसलिए वो ये सोचते थे कि अगर इंडिया में जो है हम लोग वीविंग करते रहेंगे, स्पिनिंग करते रहेंगे, तो हमारे पे एम्प्लॉयमेंट होगी, इंडिपेंडेंट होंगे। तो देन यू नो दैट जब हम इंडिपेंडेंट है तो हम इंडिपेंडेंस बहुत जल्द जो है ले सकते थे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो हैंडस्पिन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। जो वीविंग है चरखे से घर पे भी हो सकती थी, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री बन जाती है, यानी कि घर पे जो इंडस्ट्री हो जाती है, और इससे इंडिया इंडिपेंडेंट होता, आत्मनिर्भर होता, और इंडिपेंडेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी था उस समय पे हमारे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जूट टेक्सटाइल। ठीक है, जूट गोल्डन फाइबर, अभी एग्रीकल्चर टॉपिक में भी पढ़ाया था। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, सेकंड प्लेस है एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश, यानी कि हम अपने जूट को एक्सपोर्ट बहुत करते हैं आफ्टर बांग्लादेश। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मिल्स कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, मेनली अलॉन्ग द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ऐसा है कि जूट वहाँ पे अच्छे से उग जाता है। ठीक है, First jute mill was set up near Kolkata in 1855 at Rishra. After partition 1947, jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing areas went to Bangladesh. अब क्या हुआ भाई, 1855 में हमारे यहाँ पे जूट मिल्स लग गई, बट जो हमारा पार्टीशन हुआ 1947 का, उसमें क्या हुआ, जूट मिल्स तो हमारे इंडिया के पास ही रही, बट जो 3/4 एरिया जिसमें हमारा जूट उगाया जाता था, जहाँ पे फार्मिंग हो रही थी जूट की, वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश के पास। तो इसलिए जो है हमारा थोड़ा उस समय पे हमें जो है वो हमारे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया उधर चले गए थे, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा लॉस हुआ उसकी वजह से। अब वाई जूट मिल्स एरिया लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, बताओ। तो अभी बताया था ना एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में कि जूट को जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे है, फ्लड प्लेन, सॉइल मॉइस्चराइज नहीं चाहिए, और रेनफॉल जैसी चाहिए, वो सब यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से जूट उगाया जाता है। और जूट को जो है पास में ही मिल क्यों लगाई गई है? प्रॉक्सिमिटी टू द इंडस्ट्री। जूट उगाया, ट्रांसपोर्ट करके जल्दी से इंडस्ट्री में गया, प्रोडक्ट बनाया, बेच दिया। ठीक है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो सकता है। बंगाल के पास में हुगली रिवर का बेसिन मिलता है भैया, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनलैंड भी और बाहर से भी कहीं पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। तो इस वजह से हमेशा इंडस्ट्री वहीं लगा जाती है जहाँ पे देखो मार्केट भी हो आसपास में, ट्रांसपोर्टेशन का भी जरिया हो। ठीक है, आसपास में मार्केट हो बेचने के लिए, बंगाल में इतने सारे लोग हैं, आसपास में इतनी सारी स्टेट्स है जहाँ पॉपुलेशन अच्छी है, बिक भी जाए जो चीज़ बनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देखकर हम वहीं लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता रखा है, ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ आपको बुक में बता रखा है कि लोकेशन क्यों है जूट मिल्स की, जूट मिल्स को क्यों लगाया गया है बंगाल साइड में, वहीं पे जूट उग तो रहा है, ठीक है, बट जूट मिल्स को जूट उगने वाले एरिया के पास में क्यों लगाया गया? उसका रीज़न क्या है? प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। भाई रॉ मटेरियल ये मिल रहा है, यहीं लगा दो ना इंडस्ट्री, वरना क्या है, यहाँ बंगाल में जूट निकला, तुम इंडस्ट्री लगा रहे हो कर्नाटका के अंदर, तो इतना तो जूट को वहाँ पहुँचाने में ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉक्सिमिटी जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, अच्छी खासी है, रोडवेज है, वाटरवेज है, और जो है अबंडेंट वाटर, रूट जूट बनाने के लिए पानी बहुत चाहिए, पानी बहुत है, चीप लेबर है वेस्ट बंगाल में, और मार्केट मिल जाता है आसपास की स्टेट्स में जैसे बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है, तो वहाँ पे अगर फार्मर्स वगैरह को अगर लोन लेना हो, क्रेडिट लेना हो, तो बैंक्स है वहाँ पे, इंश्योरेंस है, एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट। पोर्ट्स हैं बहुत सारे जहाँ से जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि बाहर के देशों को भिजवा सकते हो अपने जूट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस हमारा शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर के, चीनी के हम कौन से प्रोड्यूसर है? सेकेंड लार्जेस्ट। और फर्स्ट है गुड़ और खांडेसरी के। ठीक है, तो गाइस मुझे गुड़ तो पता है, मुझे खांडेसरी बताओ आप क्या होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो रॉ मटेरियल क्या होता है इसका? हमारे शुगर केन का बल्कि होता है, गन्ने होते हैं, कभी आपने देखा है?
गन्ने भर के जा रहे होते हैं ट्रकों के अंदर, मैंने तो बहुत बार देखे हैं, ठीक है। तो बल्कि होता है एंड इट ट्रांसपोर्ट इट लूजेस, एंड जैसे जैसे गाइस ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ये अपना सुक्रोज कंटेंट लूज करता है। तो देखो ये जो गन्ने होते हैं इनमें एक कंटेंट होता है, उसे कहते हैं सुक्रोज, उससे इनका ना मीठापन का लेवल होता है। ये गन्ने को क्या है, आपने गन्ने को हार्वेस्ट करा, काटा, तो आप क्या करो कि गन्ने को जल्दी से ले जाओ फैक्ट्री में और जल्दी से इसको पीस के चीनी बना लो। जो भी पीसना मतलब क्या है, प्रोसेस करके चीनी बना लो। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी आप इसको फैक्ट्री तक ले जाओगे, शुगर मिल तक ले जाओगे, उतना इसमें मीठापन होगा और उतनी ज़्यादा चीनी निकलेगी। तो क्या है कि अगर ये है जूट फार्म, ओहो ये है आपका शुगर केन का फार्म, ठीक है, यहाँ से आपने अगर बहुत पास में, जितनी पास में आप इसके शुगर मिल लगाओगे आपको उतना फ़ायदा है, क्योंकि जितनी दूर शुगर मिल होगी, रास्ते में जितनी देर ये शुगर केन हमारे जाते रहेंगे चल के, उतना उतना इनका सुक्रोज कंटेंट लूज होगा, यानी कि उतनी चीनी इनमें से कम निकलेगी। तो इसीलिए हमेशा शुगर केन फार्म्स के पास में ही, गन्ने के खेतों के आसपास के एरिया में ही, क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे हम लोग गन्ने के से जो है शुगर बनाने की शुगर मिलें लगाते हैं। यूपी में बहुत सारे शुगर मिले और हमारे यूपी में बहुत सारे एरिया में आसपास में ही गन्ने के खेत होते हैं, वहीं से जल्दी से गन्ना करता है, ट्रक में भर के गन्ना जाता है और वहाँ पे शुगर मिल में गन्ने बन जाते हैं, ठीक है, वो गन्ने से चीनी बन जाती है। देयरफॉर दे आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आज के समय पे जो शुगर मिल्स है यूपी से और जगहों पे भी शिफ्ट करी है, जैसे वेस्टर्न एरिया में गुजरात वाली तरफ और महाराष्ट्र में भी। रीज़न है इसके पीछे कि यहाँ पे जो शुगर केन उगाया जा रहा है इसका हाई सुक्रोज कंटेंट है, मीठापन इनका और ज़्यादा है। मेरी लैंग्वेज में सुनो, मीठापन सुक्रोज कंटेंट होता है वैसे, कि इसका बात यह है कि अगर इस गन्ने को थोड़ी और देर भी अगर रखा गया तो इसका सुक्रोज बहुत जल्दी लूज नहीं करता, इसका सुक्रोज कंटेंट और हाई है। तो इसलिए जो है, और कूलर क्लाइमेट भी है तो इसलिए काफ़ी अच्छा पीरियड मिल जाता है, पूरा साल लगता है वैसे भी गन्ने को जो है बनने में। तो इस वजह से यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह में भी ये उगने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे कोऑपरेटिव्स और अच्छे से रन करे जा रहे हैं। कोऑपरेटिव मैंने आपको बताया था ना कि शुगर केन में क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो गन्ने उगा रहे हैं फार्मर्स, वही मिलकर मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलके शुगर मिलें चलाते हैं। तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर महाराष्ट्र में अच्छे से रन कर रहा है, ठीक है। अब आ गई कि हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है गाइस आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज वो मिनरल बेस्ड होती है जिनका रॉ मटेरियल ऑब्वियसली क्या होता है, कोई भी मिनरल या फिर कोई भी मेटल, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल आपका आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है, ये काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे लाइट, मीडियम, हैवी के लिए आयरन और स्टील बनाती है, क्योंकि अगर आपको पंखा बनाना है तो भी आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए होगा तो कहीं एल्यूमिनियम चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील को कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, जिस कंट्री में जितनी बढ़िया स्टील इंडस्ट्री वो कंट्री उतनी डेवलप, ऐसा भी माना जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री होती है, क्योंकि इसके जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो काफ़ी हैवी होता है, हैवी इंडस्ट्री में कंसिडर करा जाता है। बड़े बड़े बल्कि आयरन ओर होते हैं, एक एक दो दो ट्रक पे भी ना आ पाए इतने बड़े बड़े आयरन ओर होते हैं, और फिर इनको लेके जाया जाता है, हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, फिर इस आयरन ओर से प्रोसेस करके आयरन और स्टील निकाला जाता है, ठीक है। अब स्टील कैसे बनता है आप देखो, स्टील का रॉ मटेरियल क्या है, स्टील बनने में कितनी सारी जो है मेहनत करनी पड़ती है। आयरन ओर चाहिए होता है, कुकिंग कोल चाहिए होता है, लाइमस्टोन चाहिए होता है इन द रेशियो ऑफ 4:2:1 एंड सम क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टील बनाने के लिए। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है हमारी कंट्री का, वहाँ पे मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी। अब जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ही क्यों लगाई गई है इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील की, उसका रीज़न यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि लो कॉस्ट आयरन और यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू में से निकल जाता है, अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिलता है और चीप लेबर मिल जाती है इस एरिया में, छोटा नागपुर एरिया में, और मार्केट भी बहुत अच्छा है। झारखंड वगैरह वाला एरिया, पॉपुलेशन अच्छी है, तो जो बनाओगे बिक भी जाएगा आराम से, साथ में यूपी, बिहार, इतनी सारी एडजॉइनिंग स्टेट्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो एल्यूमिनियम एक बहुत बढ़िया मेटल होता है, रेजिस्टेंट टू करोजन, जंग नहीं लगता, गुड कंडक्टर है, हीटेबल भी है, यानी कि थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको, और साथ ही के साथ में गाइज ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब इसको हम मिक्स करते हैं किसी अदर मेटल के साथ। ये यूज़ होता है इन मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट में भी और यूटेंसिल में भी और तारे बनाने में भी। गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट टू स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड। अब ये चीज़ MCQ में आ सकती है, बताओ एल्यूमिनियम पॉपुलर क्यों है, किसका सब्सटीट्यूट ये माना जाता है। तो स्टील का, कॉपर का, जिंक का भी सब्सटीट्यूट ये माना जाता है हमारा एल्यूमिनियम। कहाँ कहाँ उगाया जाता है एल्यूमिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लो। ओडिशा में, वेस्ट बंगाल
बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम बनने के लिए रॉ मटेरियल होता है इसका बॉक्साइट। वीडियो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगाई है, देख लो। बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल होता है और बनाने का प्रोसेस क्या होता है ये आपकी बुक में आपको बता रखा है। ठीक है, बॉक्साइट रॉ मटेरियल होता है, ये काफ़ी बल्कि रेड ब्राउन कलर का बड़ा सा पीस ऑफ रॉक होता है और फिर इसको मैन्युफैक्चर करा जाता है एल्यूमिनियम में। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि एल्यूमिनियम जहाँ पे बन रहा है एल्यूमिनियम स्पेंटिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर समय आपको बॉक्साइट चाहिए, हर थोड़े समय बाद, मतलब पूरा अच्छे तरीके से एट मिनिमम कॉस्ट बता रखा है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनने का। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंडस्ट्री, दैट इज केमिकल इंडस्ट्री। आती है गाइस हमारी केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है हमारी कंट्री में, लार्ज स्केल पे भी और स्मॉल स्केल पे भी। तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ है और ऑर्गेनिक भी है। तो इनऑर्गेनिक में आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में, सिंथेटिक फाइबर्स में, यानी कि जो नाइलॉन वायलॉन जैसे फाइबर्स होते हैं ना, कपड़े बनते हैं जैसे बाद में, पॉलिस्टर इसमें से, और प्लास्टिक में, एडहेसिव में, फेविकॉल वगैरह में, और पेंट्स में यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाई एंड स्टफ में निट्रिक एसिड, एल्कलाइज सच एज सोडा ऐश यूज टू मेक ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर एंड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो साथ में इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में क्या बनता है, निट्रिक एसिड, अल्कलाइज और सोडा ऐश। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ऑल ओवर आवर कंट्री। तो ये इंडस्ट्रीज का आपने यूसेज पढ़ लिया। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में आता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चर करती है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द ऑयल रिफाइनरीज, क्योंकि ये या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास में ये लगी होती है। ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री इज द ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। जो केमिकल इंडस्ट्री जो केमिकल बनाती है उसको खुद ही कंज्यूम कर लेती है। वाई? बिकॉज बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी कि जो एक प्रोडक्ट ये बनाते हैं उसको इन्हें दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज चाहिए होता है, तो ये अपनी ही कंज्यूमर है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ, अगर आपको कोई पता है तो बना देना। ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा होता है, यूरिया जो है। ठीक है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी बनते हैं, एमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी इसमें बनते हैं, जिनमें कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटैश का, यानी कि जिसका सिंबल है के। ठीक है, द थर्ड, पोटैश इज एंटायरली इम्पोर्टेड एज अ कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व। तो ये बनाने के लिए, हमारा ये वाला फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो पोटैश होता है वो हमारे पे है नहीं, तो उसको एंटायरली हम इम्पोर्ट कराते हैं दूसरी कंट्री से। उसके बाद जब मैंने आपको बताया भी एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में कि फर्टिलाइजर का यूज़ बढ़ गया, उसके बाद से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को और बूस्टअप मिला। ठीक है, गुजरात में, तमिलनाडु में, यूपी में, पंजाब में, केरला में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर कौन है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के? एपी, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। आपको पता है बिल्डिंग से लेकर, घर से लेकर, जो है पार्क बनने से लेकर, आपको पता नहीं कितनी सारे एरिया होता है जहाँ पे सीमेंट की ज़रूरत है। अब इसका जो रॉ मटेरियल है वो हैवी होता है, रॉकी होता है, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सन, कोल चाहिए इसको, बहुत सारा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा खासा चाहिए, जो इसका हैवी बल्कि रॉ मटेरियल को ले जाए इंडस्ट्री के प्लांट तक, जहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारे लिए ट्रक बनाती है, बस बनाती है, कार बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती हैं। आफ्टर द लिबरलाइजेशन एंड द कमिंग ऑफ न्यू कंटेम्प्रेरी मॉडल्स, जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड मॉडर्नाइज हो रहा है, इंडिया मॉडर्नाइज हो रहा है, जब से हम लिबरलाइज हो चुके हैं उसके बाद से हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी काफ़ी बूस्ट मिला है। कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है गाइस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज? दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, कोलकाता में, जमशेदपुर में, हैदराबाद में, बेंगलोर में और इंदौर में। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ आज के समय पे ये भी एक न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ आ जाती है, जो टेलीविज़न से लेके, टेलीफोन से लेके, मोबाइल फ़ोन से लेके एक्सचेंज रेडार्स, कंप्यूटर्स वगैरह बनाते हैं। और बेंगलोर काफ़ी इमर्ज हो रहा है इस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारी कंट्री का जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड क्या है इंडिया में जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। ठीक है, एंड द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज एट बेंगलोर, नोएडा, आपको ये सब बता रखा है। अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इस इंडस्ट्री से। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री। और IT इंडस्ट्री जो है हमारी वो भी आज के समय पे बहुत हिट कर रही है, बिकॉज जो है ऑफ द ग्रोथ इन हार्डवेयर
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन आवर कंट्री। हमने सभी टाइप की इंडस्ट्रीज़ को जो है वो स्टडी कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि ये इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे तो है, साथ में थोड़े नुकसान भी हैं, काफ़ी नुकसान हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ करती है ढेर सारा पॉल्यूशन। तो अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ तो करती है, बट साथ के साथ में एनवायरमेंट को पॉल्यूट भी बहुत करती है। हर टाइप का पॉल्यूशन ये करती है, एयर का भी, वाटर का भी, लैंड का भी, नॉइस का भी। तो चलो पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन कैसे करती हैं ये इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? एयर पॉल्यूशन कॉज होता है जब भी हमारी एयर के अंदर अनडिज़ायरेबल गैसेस आ जाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। या फिर अगर एयर के अंदर एयर बॉन्ड पर्टिकुलेट मैटर आ जाए, यानी कि वो सॉलिड मैटर्स ऐसे आ जाए, जैसे डस्ट के पार्टिकल बहुत भर जाए, स्प्रेज मिस्ट भर जाए, स्मोक भर जाए, बहुत धुआं भर जाए, तो इस वजह से हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, हम सांस नहीं ले सकते। आजकल आपने सुना ना दिल्ली में, महाराष्ट्र में कितना पॉल्यूशन होगा अभी में। ठीक है, स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। ये सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट हाँ ये काफ़ी सारा स्मोक धुआं निकालती हैं। ईंट के जो भट्टे होते हैं, रिफाइनरीज होती है, स्मेल्टिंग प्लांट होते हैं, जहाँ फॉसिल फ्यूल्स हर समय चलते रहते हैं, कोयला हर समय जलता रहता है, वहाँ पे जो है बहुत सारा ये लोग पॉल्यूशन करते हैं। टॉक्सिक गैसेस कई बार यहाँ से लीक हो जाती हैं और उसकी वजह से बड़े बड़े डिज़ास्टर भी हो जाते हैं, जैसे कि एक बार हमारी कंट्री में हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक बहुत ही दुखद हादसा जो हमारे यहाँ हुआ। ठीक है, कितने लोगों की उससे जाने गई। एयर पॉल्यूशन हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, एनिमल को भी इफेक्ट करता है, प्लांट को भी, बिल्डिंग्स भी ख़राब होती है और एटमॉस्फेयर को पूरा ख़राब करता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का पॉल्यूशन क्या होता है हमारा? वाटर पॉल्यूशन। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है। क्या है भैया मेन कल्प्रिट इसकी कौन है वाटर को पॉल्यूट करने की? पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिक इंडस्ट्री, डिटर्जेंट बनाने वाली, एसिड बनाने वाली, सॉल्ट बनाने वाली, हैवी मेटल बनाने वाली जैसे मरकुरी, लेड, पेस्टिसाइड बनाने वाली, फर्टिलाइजर, सारी ही कल्प्रेट है गाइस। सब मिलके हमारे वाटर बॉडीज़ में वेस्ट मटेरियल लीव कर देती हैं और वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सन एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। यानी कि फ्लाई ऐश, राख गिर जाती है पानी में, पानी खराब। फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील के स्लैग्स जो होते हैं वो जाके पानी में मिक्स हो जाते हैं, पानी खराब हो जाता है। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है इंडिया में। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर। अब थर्मल पॉल्यूशन कैसा होता है कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जा रहा है, उसमें एकदम से बहुत तेज़ गर्म पानी आ जाता है, तो पूरा एक्वेटिक टेम्परेचर बिगड़ जाता है और बेचारे हमारी मछली रह ही नहीं पाते और पूरा वो पानी खराब हो जाता है। तो थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। भाई ठंडा करके रख दो, ठंडा करके डिस्चार्ज कर दो, नहीं ये तो वैसे ही गरम गरम कर देते हैं और उस वजह से जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, मतलब वो उनके जीने लायक नहीं बचता और पानी भी ख़राब हो जाता है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑल्सो जो है बहुत, इनका वेस्ट तो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इनके वेस्ट को हम अच्छे तरीके से जो है फैसिलिटेट ना करें, सही से ना संभालें, तो बुरी बुरी बीमारियाँ हो सकती हैं, बर्थ में बच्चों के डिफेक्ट हो सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ये जो इंडस्ट्रीज़ है इनके जो वेस्ट है, इनका जो डिस्चार्ज मटेरियल है इनका, अगर ये सही से उसको डिस्चार्ज ना करें डिस्कार्डेड मटेरियल को अपने, तो वो हमारे वाटर को भी पॉल्यूट करती है, सॉइल को भी, एयर को भी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे को नीड है कि हम लोग इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें। और बता रखी है कि एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। यानी कि 1 लीटर पानी भी जब ये गंदा अपना हमारे वाटर बॉडी में जब लीव करते हैं तो उससे हमारा 8 times क्वांटिटी का इसकी फ्रेश वाटर हमारा ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करें अपनी इन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा अपना पॉल्यूशन को रोकने के लिए? तो स्टेप्स क्या हैं, सजेशंस आपको दे रखे। नंबर 1, मिनिमाइज यूज़ ऑफ वाटर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट टू अ मोर सक्सेसफुल स्टेज। जो इतना पानी भी ये इंडस्ट्री यूज़ करते हैं उसको डिक्रीज़ करो, जो पानी ये यूज़ करनी है उसको साफ़ करें, दोबारा उससे यूज़ करें। हार्वेस्ट करें रेन वाटर को, चैप्टर वाटर में पढ़ा है ना, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाओ, अलग अलग तरीक़ों से पानी स्टोर करो, उसे यूज़ करो। ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू एनी वाटर बॉडी। गर्म पानी एकदम से नहीं छोड़ देना है रिवर में और पॉन्ड में। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी कि जो इनका इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल है उनको पहले ठीक करो है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, यानी कि जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीट करके आप पानी में बहाओ, बट कोई करती नहीं है इंडस्ट्री, कहीं करती भी होंगी, करना
बहुत ज़रूरी है इस समय पे। उसके होने का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्राइमरी प्रोसेस, जिसमें मैकेनिकली स्क्रीनिंग करके, ग्राइंडिंग करके, सेडिमेंटेशन के थ्रू टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाला जाए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। टर्शरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो है आप रिसाइकिल करो वेस्ट वाटर को। तो ये सब अगर ये करेंगे तो हमारे को वाटर पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ बहुत ज़्यादा, ये इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं गाइस, ये ना हमारी ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, ये ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। अब ग्राउंड वाटर अगर ये यूज़ करती रहेंगी तो उससे वाटर टेबल लो हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ में ये इतना सारा जो एयर में अलग अलग टाइप की धुआं जो छोड़ती हैं ये इंडस्ट्रीज़, उससे जो है हमारे को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिजीज़ेज हो गई। तो उसके लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग अपने यहाँ पे चिमनीज़ ऐसी लगा सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं, जिससे जो धुआं है, जो हार्मफुल गैसेस है, वो हमारे वातावरण में जाके मिक्स ना हो। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। जो इतना कोयला ये यूज़ करते हैं उसकी जगह अगर ये लोग यूज़ कर लेंगे ऑयल और नेचुरल गैसेस तो शायद फ़ायदा हो। अब हमारी कंट्री में NTPC जो एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया की, उसने कुछ मैकेनिज्म बताए हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को, और वो इसको यूज़ भी करते हैं, ठीक है। पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एक्सिस्टिंग इक्विपमेंट, कि भाई जो इक्विपमेंट है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करो और पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी को छोड़ के नई टेक्नोलॉजी लो जो क्लीनर हो और फ्रेंडली हो, ठीक है। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेटेड बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, वेस्ट को कम करो, जो ऐश है, जो राख निकलती है उसको दोबारा से यूज़ करो। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगी उसके पास में बहुत पेड़ लगाओ जिससे बैलेंस बन के रहे। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि ये जो वेस्ट है उसको मैनेज करो अलग अलग तरीके से। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल दिस, और जहाँ जहाँ पे भी पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन डेटाबेसेस लगाओ, जिससे सब कुछ जो है कंट्रोल रूम से जो इस चीज़ पे निगरानी रखी जाए। और जितना पॉल्यूशन करो, कहने का तरीका ये है कि उतने पेड़ वेड़ भी वहाँ पे आसपास में लगाओ जिससे बैलेंस दोबारा क्रिएट हो पाए। तो ये तो बॉक्स्ड इन्फॉर्मेशन थी आपकी, आप ये ABCD रीड कर सकते हो। ये क्या है, NTPC जो है इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। द कॉर्पोरेशन हैज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। अप्रोच है वाटर को सेव करने की भी, फॉसिल फ्यूल्स की भी, और हमारे एनवायरनमेंट को भी। तो उसके लिए ये लोग ये 4-5 तरीके अपनाते हैं, तो इसको जस्ट यू कैन रीड इट, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर आपका फुली कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर पढ़ के थोड़ा सा लगता है यार इंडस्ट्री जरूरी है, पॉल्यूशन भी बहुत करे, तो क्या किया जाए, तो करने की जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो चलो कोई बात नहीं, पूरी ज्योग्राफी रिवाइज कर लो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पहले चैप्टर से वहाँ मैंने समझाया था। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको क्लास 10 की SST पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है तो जाके मेरे चैनल को चेक करिए, मैं सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा चुकी हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।